नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बल्कि हम इसकी एक विस्तृत हिंदी समीक्षा पर गहराई से नज़र डालेंगे। ये वो किताब है जिसने, आप जानते हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच है उसे बदला है। तो आज का हमारा मकसद है इस समीक्षा के ज़रिए समझना कि किताब के सबसे अहम विचार क्या हैं, इसकी क्या ताकत है, क्या कमज़ोरियाँ हैं। ये आई तो थी 1997 में, काफ़ी पहले, लेकिन आज भी पर्सनल फाइनेंस की जब बात होती है तो इसका जिक्र ज़रूर आता है। और इसकी खासियत है लेखक के दो पिताओं की कहानी। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो कहते हैं गरीब पिता, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें उन्होंने अमीर पिता का दर्जा दिया है। समीक्षा भी मानती है कि ये दो किरदार ही किताब का पूरा आधार हैं। बिल्कुल। और यहीं से मतलब किताब की पूरी बुनियाद शुरू होती है। समीक्षा भी यही कहती है, गरीब पिता जो कि पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी उनके पास, वो सुरक्षित नौकरी और अच्छी शिक्षा को ही सफलता मानते थे। कहते हैं ना, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ। और दूसरी तरफ थे अमीर पिता, वो एक सफल व्यापारी थे, निवेशक थे। उनका मानना था कि भाई असली अमीरी आती है वित्तीय ज्ञान से, निवेश से और अपना रास्ता बनाने मतलब उद्यमिता से। तो ये जो दो बिल्कुल अलग सोच हैं, इनका टकराव ही इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है, समीक्षा के अनुसार भी। हम्म तो चलिए इस समीक्षा की मदद से इस किताब की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि इसके मुख्य सबक क्या हैं जिन्हें समीक्षा ने हाईलाइट किया है। पहला सबक, और शायद सबसे मशहूर भी, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सुनने में ये थोड़ा उल्टा सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? समीक्षा बताती है कि ज्यादातर लोग, जैसे हम आप, नौकरी पेशा लोग, अपना समय देते हैं और उसके बदले पैसा कमाते हैं। हाँ, एक सीधा सा समीकरण है। बिल्कुल। ज्यादा घंटे काम किया तो शायद ज्यादा पैसा मिल गया। जी। जबकि अमीर लोग, समीक्षा के अनुसार, इस समीकरण को पलट देते हैं। वो ऐसी चीजें बनाते हैं या खरीदते हैं जिन्हें किताब एसेट्स यानी संपत्ति कहती है, जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, भले ही वो रोज काम ना कर रहे हो। ये कोई निवेश हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या कोई बिजनेस जो खुद ब खुद चल रहा हो। अच्छा। तो मतलब उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो खुद सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। समीक्षा कहती है ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा बड़ा विचार, जिसे समीक्षा ने भी काफी महत्व दिया है। वो है संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। समीक्षा ऐसे बहुत सीधे तरीके से बताती है, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल बेसिक लगता है, लेकिन समीक्षा के हिसाब से यहीं पर किताब एक, कह सकते हैं, एक झटका देती है पारंपरिक सोच को। क्योंकि अक्सर हम जैसे अपनी संपत्ति मानते हैं बड़े गर्व से, जैसे अपना घर हो गया या कोई महंगी गाड़ी। हाँ बिल्कुल। किताब के नजरिए से, और समीक्षा भी ये मानती है कि वो असल में देनदारी हो सकती है। देनदारी कैसे? क्योंकि उन पर लगातार खर्चा होता रहता है ना। घर है तो लोन की किस्तें हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ी है तो उसका लोन, बीमा, पेट्रोल, मरम्मत, ये सब पैसा आपकी जेब से निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कोई छोटा सा दुकान है या गैराज है जिससे किराया आ रहा है, तो वो संपत्ति बन जाती है। तो ये परिभाषा जो किताब देती है और जिसे समीक्षा भी अहम मानती है, ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है और लोगों को अपने वित्तीय स्थिति को बिल्कुल नए ढंग से देखने पे मजबूर करती है। ये वाकई एक अलग नजरिया है सोचने का। अच्छा, किताब सिर्फ पैसे के हिसाब किताब की बात नहीं करती। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि किताब के अनुसार अमीर बनने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है सही सोच, सही मानसिकता। जैसे गरीब पिता का जिक्र आता है, वो हमेशा सुरक्षा खोजते थे, नौकरी की सुरक्षा, तनख्वाह की सुरक्षा। जी, वही सेफ रास्ता। हाँ, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ वाला रास्ता। जबकि अमीर पिता, समीक्षा के अनुसार, हमेशा अवसर तलाशते थे, मुश्किलों में भी मौके ढूंढते थे। बिल्कुल। और ये जो मानसिकता का फर्क है ना, समीक्षा के विश्लेषण में ये बात साफ आती है कि इसका सीधा असर हमारे वित्तीय फैसलों पर पड़ता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे खोने के डर से निवेश करने से कतराते हैं, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, ये डर तो होता ही है। ये डर उन्हें रोकता है। उन्हें लगता है कि सुरक्षित रहो भले ही कम मिले। जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति वो डर को समझता है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, पर वो उसे मैनेज करता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, सोच समझ कर।
समीक्षा मानती है कि किताब का ये जो संदेश है कि डर और लालच जैसी अपनी भावनाओं को समझे बिना आप फाइनेंस में सफल नहीं हो सकते, ये काफी शक्तिशाली है। ये बात तो गहरी है। अच्छा, एक और नुक्ता जो समीक्षा में सामने आता है, वो थोड़ा पारंपरिक करियर सलाह से हटकर है। वो ये कि सिर्फ अच्छी सैलरी वाली नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसी जगह काम करो जहां कुछ सीखने को मिले। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम तो अक्सर बेहतर पैकेज के लिए ही जॉब बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल अजीब लग सकती है, लेकिन समीक्षा इशारा करती है कि किताब का तर्क यहाँ पर लंबी अवधि का है, मतलब लॉन्ग टर्म का सोचो। शुरुआती करियर में पैसा तो जरूरी है, पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसे स्किल्स हासिल करना जो भविष्य में आपकी कीमत बढ़ाएं। कौन सी स्किल्स? क्या समीक्षा में कुछ खास स्किल्स का जिक्र है? हाँ, समीक्षा में खास तौर पर मार्केटिंग, सेल्स यानी बिक्री, निवेश की समझ और लीडरशिप जैसे कौशलों का जिक्र है। तो मतलब ये है कि काम को सिर्फ तनख्वाह पाने का एक जरिया मत समझो, उसे एक प्रयोगशाला समझो जहां आप ये जरूरी स्किल्स बना रहे हो। समीक्षा के अनुसार किताब मानती है कि यही स्किल्स आगे चलकर आपको अपना बिजनेस शुरू करने में या बेहतर निवेश के फैसले लेने में मदद करेंगी, और यही नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय वित्तीय स्वतंत्रता पाने का शायद ज्यादा तेज रास्ता है। यानी अपने आप में निवेश करना भविष्य के लिए। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र समीक्षा में है और जो अक्सर चर्चा और कभी-कभी विवाद का विषय भी रहता है, टैक्स। किताब का कहना है कि अमीर लोग कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं, जबकि साधारण नौकरी पेशा लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? ये कैसे होता है? कि समीक्षा इस पहलू को नोट तो करती है, पर साथ में एक बहुत जरूरी बात भी कहती है। किताब ये विचार रखती है कि कॉरपोरेशंस या कंपनियां बनाकर टैक्स के नियमों का लाभ उठाया जा सकता है। सिद्धांत ये है कि कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने खर्चे निकालती है और जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। अच्छा। जबकि एक व्यक्ति जैसे नौकरी पेशा, वो पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे अपने खर्चे चलाता है। हाँ, ये तो है। तो सुनने में ये फर्क बहुत आकर्षक लगता है कि कंपनी बनाकर टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा है। जैसा कि समीक्षा साफ तौर पर कहती है, किताब इसकी बारीकियों में कि ये कैसे करें, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसमें बिल्कुल नहीं जाती। ये एक कॉन्सेप्ट है जो लेखक सामने रखते हैं, पर इसकी जटिलता पर, खासकर छोटे बिजनेस या आम निवेशक के लिए ये कितना व्यावहारिक है, इस पर किताब ज्यादा कुछ नहीं कहती। अच्छा, मतलब ये कोई प्रैक्टिकल गाइड नहीं है टैक्स बचाने की? बिल्कुल नहीं। समीक्षा कहती है इसे एक अवधारणा की तरह ही लेना चाहिए, न कि किसी ठोस टैक्स प्लानिंग सलाह की तरह। ये समझना जरूरी था। तो ये तो हुए किताब के कुछ मुख्य विचार, लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ तो नहीं करती होगी। उसने किताब की कुछ खूबियां और कुछ कमियां भी बताई होंगी। खूबियों में शायद सबसे पहले तो यही आता होगा कि ये किताब बहुत सरल भाषा में है और लोगों तक पहुंचती आसानी से है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि किताब की सबसे बड़ी खूबी उसकी सरलता और उसका कहानी कहने का अंदाज है। वो अमीर पिता और गरीब पिता की कहानी के जरिए मुश्किल वित्तीय विचारों को भी आसान बना देती है। ये पढ़ने में दिलचस्प है और खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना भी शुरू ही कर रहे हैं। और वो एसेट वर्सेस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, एसेट वर्सेस लायबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, समीक्षा के अनुसार वो बहुत ही प्रभावशाली है। वो लोगों की सोच पर सीधा असर डालता है। ये किताब पाठक को एक तरह से जगाती है कि भाई वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। अगर आपकी सोच सही है और आपके पास सही ज्ञान है तो कोई भी इसे पा सकता है। ये एक उम्मीद जगाती है। ठीक है, ये तो हुई खूबियां, लेकिन समीक्षा आलोचना भी करती होगी। कमियां क्या गिनाती है समीक्षा इस किताब की? जी हाँ, और समीक्षा इन कमियों को नजरअंदाज नहीं करती। एक बड़ी आलोचना जिसका जिक्र है वो ये कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, मोटिवेट करती है, लेकिन व्यवहारिक कदम क्या उठाने हैं, मतलब कैसे करें, इस पर ठोस सलाह बहुत कम है। अच्छा, मतलब क्या करना ये बताती है, पर कैसे करें ये नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही ये बताएगी कि संपत्ति बनाओ, पर कौन सी संपत्ति, कैसे खरीदें, कब बेचें, इसका मार्गदर्शन लगभग नहीं है। दूसरी बात, समीक्षा कहती है कि ये वास्तविक जीवन की कई जटिलताओं को, जैसे अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव है, या हर किसी की अपनी व्यक्तिगत मुश्किलें होती हैं, या अलग-अलग देशों के अलग नियम कानून होते हैं, इन सबको काफी हद तक नजरअंदाज कर देती है, चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल करके पेश करती है।
और एक विवाद इस पर भी तो रहा है कि अमीर पिता असल में थे भी या नहीं। हाँ, समीक्षा उस विवाद का भी जिक्र करती है कि क्या अमीर पिता कोई वास्तविक व्यक्ति थे या लेखक ने अपनी बात को वजन देने के लिए उन्हें एक काल्पनिक किरदार की तरह इस्तेमाल किया है। ये सवाल भी उठता रहा है। और इसके अलावा कुछ आलोचक, जैसा कि समीक्षा बताती है, ये भी मानते हैं कि किताब औपचारिक शिक्षा जैसे कॉलेज डिग्री वगैरह उसके महत्व को थोड़ा कम करके आंकती है, जो शायद हर किसी के लिए सही सलाह न हो। तो समीक्षा का मानना है कि इन कमियों को जानना पाठक के लिए जरूरी है ताकि वो किताब को एक संतुलित नजरिए से देखे, न कि उसे आंख बंद करके फॉलो करने लगे। बिल्कुल सही। इन कमियों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि किताब का असर जबरदस्त रहा है। समीक्षा भी यह मानती होगी कि दुनिया भर में 4 करोड़ 40 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने कहीं ना कहीं लोगों को निवेश और अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने पर मजबूर तो किया ही है। इसमें कोई शक नहीं है। समीक्षा इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती है कि किताब का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। इसे अक्सर पर्सनल फाइनेंस पर शुरुआती किताबों में गिना जाता है। कई सफल लोग आज भी कहते हैं कि इस किताब ने उनकी सोच बदलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। समीक्षा का निचोड़ भी मुझे लगता है यही है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की तकनीकों की किताब नहीं है। ये मुख्य रूप से मानसिकता बदलने वाली किताब है। ये दिखाती है कि अमीर और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के बारे में सोचते कैसे अलग-अलग हैं। ये वित्तीय साक्षरता की जरूरत पर जोर देती है और लोगों को पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और समीक्षा के विश्लेषण को समेटें तो शायद ये कह सकते हैं कि रिच डैड पुअर डैड वित्तीय ज्ञान की दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। ये आपको जगा सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन इसे मंजिल का पूरा नक्शा मान लेना शायद सही नहीं होगा। इसके बाद और सीखना और जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक शुरुआती बिंदु है, एक चिंगारी है, पर पूरी आग नहीं। तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे अहम बात क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से समीक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ महीने के खर्चे पूरे करने के लिए कमा रहे हैं, जिसे किताब चूहा दौड़ या रैट रेस कहती है, या हम सच में ऐसी संपत्ति बनाने की दिशा में सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो हमें आगे चलकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना सके। बिल्कुल, ये हमें अपने आप से कुछ बुनियादी सवाल पूछने के लिए उकसाती है, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है। मेरी अपनी सोच क्या है पैसे को लेकर? क्या मैं सिर्फ बचाने पर, सेविंग पर फोकस कर रही हूँ, या मैं आय पैदा करने वाली संपत्ति, मतलब इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने पर भी ध्यान दे रही हूँ? क्या मैं लगातार कुछ नया सीखने को, खासकर वित्तीय मामलों में, अहमियत दे रही हूँ? समीक्षा की जो 45 रेटिंग है, वो शायद यही कहानी कहती है। किताब बहुत प्रेरणादायक है, सोच को हिलाती है, एक नींव रखती है, पर ये इमारत का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी इमारत नहीं। वित्तीय आज़ादी एक लंबा सफ़र है और ये किताब उस सफ़र का एक अहम लेकिन शुरुआती पड़ाव हो सकती है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। अगर अमीर पिता की तरह सोचना शुरू करना है तो आज अभी अपनी मौजूदा आय के साथ वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिससे आप संपत्ति बनाने की दिशा में बढ़ सकें? वो पहला कदम जिससे आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकें।